वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे JUIF का, जमीयत उलमाए इस्लाम। मौलाना फजल रहमान साहब जो सरबराह हैं इस जमात के, उनके हवाले से अब कुछ दिनों से एक हम कह सकते हैं तनाज़ा चल रहा है। कहानी शुरू हुई उनके एक बयान से जिस पे हुकूमत और हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतराज़ था, और अब एक से ज़्यादा मरतबा मौलाना साहब से कहा गया कि वो इस बयान पर माफ़ी मांगें, मगर न तो जमात का मौक़िफ़ तब्दील हुआ और ना ही मौलाना फजल रहमान साहब का कि ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी अब माफ़ी मांगी जाए। और जो हम कह सकते हैं कि बयानात आ रहे हैं जमात की तरफ से, वो उतने ही सख्त हैं शायद जितना कि पहला बयान था। मौलाना फजल रहमान साहब ने पिछले दिनों में जमीयत के जो लॉयर्स फोरम है उनके वकला से भी ख़िताब किया और उधर भी उन्होंने इसी सारे मामले का ज़िक्र किया। और उन्होंने कुछ माजी की भी गुफ्तगू की और साथ में उन्होंने अपने मौक़िफ़ पे दोबारा भी बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के वो वफ़ादार हैं, मैंने इस मुल्क की वफ़ादारी की है हम। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कानून और आइन के दायरा कार में रहते हुए उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी बयान किया है। इसके साथ साथ उन्होंने तनकीद भी की, जो सोशल मीडिया पे ग़ालिबन उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन भी चल रही है, और उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि बताना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो ये कैंपेन चला रहे हैं। ये अब मामला क्या है और किस तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अब इसके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं कि ओरिजिनली मौलाना फजल रहमान साहब को किस चीज़ पर गुस्सा था कि उन्होंने इस तरह के सख्त बयानात दिए हैं। अब मामला शुरू कहाँ से हुआ और क्यों जमात का जो मौक़िफ़ है उसमें कोई लचक जो है वो नज़र नहीं आ रही। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद जिन्ना ज़ियाउर रहमान साहब, रहनुमाए JUIF। वेलकम टू द शो सर। ज़ियाउर रहमान साहब, सर पहले तो अगर हम यहाँ से गुफ्तगू शुरू कर लें कि ये कोई ख़ास वाक़या हुआ है, कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से हम कहें कि मौलाना साहब को कोई इश्तियाल दिलाया गया, कोई उनको गुस्सा किसी वजह से है, क्योंकि अब ये सवाल उठ रहा है। पहले तो वो एक हम कह सकते थे कि मुतनाज़ा बयान था, तो उसके ऊपर हुकूमत की तरफ से, औरों की तरफ से बार बार कहा गया कि माफ़ी मांगो, तो उनका मौक़िफ़ सामने आया। बट अब क्योंकि वो चलता जा रहा है, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई जिसको कहते हैं बिहाइंड द सीन्स कोई और मामला हुआ है जो अब हम इन बयानात के हवाले से देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मैडम। देखिए, मसला जिसके बारे में आप पूछ रही हैं कि ऐसा कोई ख़ास मसला हुआ है, बिल्कुल मसला हुआ है। और मसला, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं, मैं भी पाकिस्तान का शहरी हूँ। और पाकिस्तान की शहरियत, जब हम पाकिस्तान की वफ़ादारी का हल्फ़ उठाते हैं तो हमारा आईन हमें इस बात की ज़मानत देता है कि हम ये रियासत, ये हुकूमत आपके जान, माल, इज़्ज़त और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। तो उसमें सबसे पहला हक़ जो है वो अमन का है, जान का है। हमारा इस वक़्त बलूचिस्तान जल रहा है, हमारा फाटा जल रहा है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, हम शाम के बाद रोडों पर नहीं निकल सकते। हमारी पुलिस जो हमारे अमन की ज़िम्मेदार है, वो हमारी पुलिस शाम को खैबर पख्तूनख्वा में, फाटा में, बलूचिस्तान में शाम के बाद अपने थानों में महसूर हो जाती है। रोड्स छोड़ दीजिए, मोटरवेज पर हम शाम के बाद सफ़र नहीं कर सकते। इन हालात में जब आपका आधा पाकिस्तान अमन के हवाले से इस सूरत-ए-हाल से दो-चार हो कि नहीं, बंदूक आप उठाओ, आप लश्कर बनाओ, आप दहशतगर्दों से लड़ो, और ये बलूचिस्तान से लेकर पख्तूनख्वा तक के तमाम अक़वाम को कहा जा रहा हो कि आप लश्कर बनाओ, आप बंदूक उठाओ, फिर उसके बाद ये खास ज़िया साहब, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा, मगर सर ये किसने कहा ये और किसको कहा? मतलब कि ये पैगाम मौलाना फजल रहमान साहब को खुद पहुँचाया गया, आपकी जमात के ज़रिए ये पैगाम पहुँचाया गया, ये बात किसने की? आप ये तो ठीक है, आप भी कह रहे हैं, मौलाना साहब भी, बाकी भी कह रहे हैं कि जी इदारों ने कहा, मगर हुकूमत की तरफ से आई, पुलिस की तरफ से आई, किसकी तरफ से ये कहा गया कि आप बंदूक उठाएं और किसको कहा गया? मैडम, आप अगर
बलूचिस्तान चली जाएं, आप अगर खैबर पख्तूनख्वा चली जाएं, आप अगर फाटा चली जाएं, कोई भी हमारा साथी, हमारा साथी दोस्त, हमारा कोई एंकर पर्सन कोई भी चला जाए, आपको तमाम अक़वाम के बड़े बताएंगे कि हमारे रियासती इदारों ने हमें बुला बुला कर कहा है कि हर कौम अलग एक लश्कर बनाए, बंदूक उठाए और वो इन बंदूक बरदारों से जो रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं उससे अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। हमारे रियासती इदारे बाकायदा उनको बुला कर ये कहते हैं कि लश्कर बनाए, और ऐसा नहीं है कि बने नहीं हैं। लकी मरवत में लश्कर बना है, पुलिस के नौजवानों ने, पुलिस के जवानों ने वर्दियां उतार कर कौम के साथ मिलकर लश्कर तश्कील दिया है, कमेटी बनाई है। एक कांस्टेबल जो है उस कमेटी की सरबराही कर रहा है, उस लश्कर की सरबराही कर रहा है, और वो डीपीओ तक का हुक्म मानने से इनकार कर रहे हैं। बन्नू में लश्कर बना है, टांक में यहां तक हुआ है, मैडम आपके नोटिस में शायद नहीं होगा, कल मौलाना साहब ने तकरीर में भी ये बात कही है। जी। तो एक मेरी ये 10 बस्ता गुजारिश होगी कि कोई यहाँ से 3-4 घंटे के फासले पर खैबर पख्तूनख्वा की जनूबी अजला में चला जाए, किसी कौम के बड़े से बात कर ले, बलूचिस्तान चला जाए, किसी कौम के बड़े से बात कर ले, वो आपको बताएंगे कि हमें दफ्तरों में बुला बुला कर कहा जा रहा है कि आप लश्कर बनाएं और इन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ें। सही। तो ज़िया साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये पैगाम ना सिर्फ पहुंचा बल्कि जैसे आप खुद बात कर रहे हैं कि बहुत से लोगों ने ये लश्कर बना भी लिया है। तो अगर उन्होंने बना लिया, इसका मतलब है कि शायद सब ये नहीं सोचते मौलाना साहब की तरह कि ये गलत एक जिसको कहें कि रिक्वेस्ट आई है या मुतालबा आया है, जो भी आप इसको कहना चाहें, अगर वो लश्कर बना रहे हैं तो लोग तो फिर शायद इस तजवीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं। मैडम, मैं आपको मेरे सवाल के जवाब में कहा कि पुलिस के नौजवानों ने पुलिस की वर्दियां उतार कर लश्कर बनाए हैं, अक़वाम ने लश्कर नहीं बनाए। अक़वाम ने उसका इनकार कर दिया है कि हम लश्कर नहीं बना रहे। हम किस बुनियाद पर इन लोगों के खिलाफ हथियार उठाएंगे? कल को जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो फिर हमारी दुश्मनियां नस्लों दर नस्लों और 100 सालों तक चलेंगी। हम लोग तो इसी जगह में आबाद रहेंगे। अगर एक दूसरे के खिलाफ अगर हमने बंदूक उठा ली तो फिर मुस्तकबिल में हमारे तहफ़्फ़ुज़ की जमानत कौन देगा? तो अक़वाम ने इसका इनकार कर दिया है। बिल्कुल सही। अच्छा ज़िया साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद जमात की कोई और शिकायत है जिसकी वजह से इस मामले पे आप लोग इतना सख्त मौक़िफ़ ले रहे हैं। कुछ लोग इस तरह की भी बात कर रहे हैं कि कोई मदरसों के रजिस्ट्रेशन पे आपकी जमात को एतराज़ है। मौलाना साहब ने भी अपनी तकरीर में ज़िक्र किया था। क्या ये भी मामलात हैं जिन पे आपको कोई हम कह सकते हैं ख़दशात हैं हुकूमत की पॉलिसी पे? देखिए, हुकूमत की पॉलिसी हो या रियासत की पॉलिसी हो, आइन के हवाले से हमेशा उनकी ऐसी दोगली रही है जिसको मैं अगर बहुत भी सॉफ्ट अल्फाज में कहूँगा तो मुनाफिकाना रही है। आप देखें, ये जो मदारिस के रजिस्ट्रेशन की बात की है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान का आइन कह रहा है। आपने 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया है और आपने मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल मंजूर किया है। अब जब आपने पार्लियामेंट से एक बिल मंजूर कर लिया है, उस बिल के मुताबिक, उस कानून के मुताबिक आपने मदारिस की रजिस्ट्रेशन करनी है, तो ये कानून का हक अदा करना है। मैं अगर आपको कानून की तरफ मुतवज्जे कर रहा हूं तो मैं कानून की अलमबरदारी की बात कर रहा हूं, और अगर आप उस कानून के मुताबिक मदारिस की रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे तो आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब ये अजीब किस्म का एक, तो सर ये क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन कर रहे? माफ करिएगा सर, वक्त कम है इसलिए मैंने आपकी बात काटी। क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन हो रही मदरसों की? ये बैनुल अक़वामी एजेंडा है, और बैनुल अक़वामी एजेंडा जो है मदारिस के हवाले से ये है कि मदारिस की आज़ादी को सल्ब करना है, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको ढालना है। तो ये बदनीयत है, ये बैनुल अक़वामी एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो अमन की बात कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान में लोगों के जान माल इज्जत और आबरू के हक के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। इसके बदले में आप उन बातों का इनकार कर रहे हैं जिसके बारे में आपने खुद कानून साजी की है, और हम आपको कानून और आइन की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। तो फिर आइन और कानून को तोड़ने वाला मुजरिम होगा या उसकी तरफ मुतवज्जे करने वाला मुजरिम? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ना यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ईरान के हवाले से।